नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चेक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम भी अब द्वितीय वर्ष के अंदर समावेश शिक्षा का निर्माण विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, प्रकरण चल रहा था समावेशी पाठ्यक्रम, और समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर उसका अधिगम जो वातावरण है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाए, कि जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम के साथ साथ इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाए जिससे कि सभी प्रकार के बालक उसमें अध्ययन कर सकें, यानी कि सामान्य बालक और विशेष बालक साथ साथ रह करके उसका अध्ययन कर सकें। तो इसके अंदर हमने जो 2 सोपान पढ़ देखे थे, यानी कि 2 सोपानों के बारे में हमने बात की थी। एक तो था संस्कृति के आधार पर, यानी कि समावेश विद्यालय की संस्कृति का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिसके अंदर सभी बालक आत्म समान रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से और एक समूह बना करके शिक्षा ग्रहण कर सके। अब उसका जो दूसरा सोपान है जिसके अंदर अपने बात करेंगे शिक्षण शास्त्र के द्वारा, समावेशी शिक्षण शास्त्र के द्वारा। अब समावेश शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या है? शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार का समावेशन किया जाए कि सभी बालक है उसका समान रूप से अध्ययन कर सके, सभी के लिए वो जो विषय है सम्मानजनक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण हो। तो समावेशी शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र विषय को इस प्रकार से बनाया जाए कि जिससे कि वो सभी के लिए महत्व रखता हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक है, चाहे वो मंदबुद्धि बालक है, चाहे वो सामान्य बालक है। तो समावेश शिक्षण शास्त्र का निर्माण कैसे होगा? जिसमें नई नई विधियों का प्रयोग किया जाएगा, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, बालक की योग्यता और आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत विधियों का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाएगा। तो जो शिक्षण शास्त्र विषय है, क्योंकि शिक्षण का मतलब शिक्षण करवाना, बच्चे को ज्ञान देना, और उसी ज्ञान का जो ज्ञान होना कि हमें किस प्रकार से बालकों को पढ़ाना है, वो शास्त्र है, यानी कि शिक्षण का शास्त्र है। तो एक शिक्षण शास्त्र के रूप में हम कहते हैं कि क्या क्या विषय के अंदर ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए, बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना चाहिए हर टीचर को, ताकि वो बालक की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझ सके। इसी के आधार पर हम उस शिक्षण शास्त्र के अंदर समावेशन लाएंगे जिससे कि वो पाठ्यक्रम, वो जो तरीके अपनाए गए हैं वो सभी के लिए अपनाए जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समावेश शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करने के लिए अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। तो अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है वो संस्कृति के द्वारा, उस विद्यालय का वातावरण ऐसे तैयार कर लिया जाए, सभी सम्मानजनक रूप से रहें, सभी अध्यापक उस बालकों पर ध्यान दें, उस पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। और लेकिन अंदर जब शिक्षण शास्त्र करवा रहे हैं, शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो शिक्षण का शास्त्र करवाने के समय हमें किस प्रकार का ध्यान रखना होगा ताकि एक समावेशी शिक्षण शास्त्र के रूप में विद्यालय में एक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके। तो शिक्षक द्वारा विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम संबंधी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। तो समावेशी शिक्षण शास्त्र में सामान्य शिक्षण शास्त्र से पृथक होता है, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम सामान्य शिक्षण शास्त्र में तो हम सभी बालकों को एक मान करके चलते हैं कि सारे बालक जो बैठे हैं, मान लो 8th क्लास के बालक बैठे हैं, तो एक विधि से हम पढ़ा रहे हैं, किसी पर कोई इस प्रकार का व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे रहे, एक ही मेथड है, एक ही पाठ्यक्रम है और सभी को एक ही समय के अंदर करवा रहे हैं। तो वो तो एक सामान्य शिक्षण हो गया, सभी बालकों को समान रूप से मानते हुए हम बात शिक्षक ने एक मेथड के द्वारा वो प्रकरण है या टॉपिक पूरा करवा दिया। लेकिन यदि उसी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाएगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाएगा, विधियों के बारे में पहले विचार किया जाएगा कि किस बालकों के लिए समूहों में उसको बांट करके बालकों की मंदता, प्रतिभाशाली के आधार पर, सामान्यता के आधार पर समूह में बांट करके अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण करवाते समय, तो हम कहेंगे कि वो समावेशी शिक्षण शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो सामान्य से भिन्न होता है। समावेश शिक्षण शास्त्र के लिए 2 परिभाषाएं जो हम अभी ध्यान देंगे जिससे कि हमारा थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है समावेश शिक्षण शास्त्र। तो प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में है कि समावेशी शिक्षण शास्त्र शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण स्थितियों का वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना है।
शिक्षण अधिगम का और शिक्षण स्थितियों का वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना, कि वैज्ञानिक रूप से सोचना कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या बालकों एवं सामान्य बालकों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान, ऐसी स्थिति जिससे कि सामान्य बालक भी लाभान्वित हो जाए और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो भी लाभान्वित हो जाए, उसको भी लाभ प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का ज्ञान उसमें लेना चाहिए। इन चीज़ों का प्रयोग किया जाना तो वैज्ञानिक ज्ञान का सबसे बड़ा जो बात आई है कि वैज्ञानिक रूप से हम किस प्रकार से ज्ञान दें जिससे कि सभी प्रकार के बालक को लाभ पहुँचे, लाभान्वित हो। दूसरा है श्रीमती आर के शर्मा। तो श्रीमती आर के शर्मा का हम देखें तो उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षण शास्त्र को उन तकनीकी एवं विधियों का विज्ञान कहा जाता है जो कि समावेशी छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयोग होता है। तो उन तकनीकों का नाम है, उन विधियों का नाम है जो कि हम उस बालक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है, तो उनका ज्ञान प्राप्त करना ही समावेशी शिक्षण शास्त्र है। तो इसमें अपने यही है परिभाषा लिखी हुई थी प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में कि समावेशी शिक्षण शास्त्र शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए, कि कितना हम शिक्षण अधिगम को सुधार सकते हैं, उनके लिए अधिगम स्थितियों को वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, कि वैज्ञानिक रूप से जो विज्ञान नवाचार आ रहे हैं, विधियों का प्रयोग हो रहा है, उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बालकों और सामान्य बालकों के लिए समान रूप से होता है। सुधारने के लिए सामान्य बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों बालक उसका लाभ ले सके, इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, वैज्ञानिक ज्ञान रखते हुए हम उन विधियों का प्रयोग करना है, उन नवाचारों का प्रयोग करना है, उन तकनीकों का प्रयोग करना है जिससे कि सभी बालक समान रूप से समान कक्षा में बैठ करके शिक्षण कार्य कर सके। तो ये शिक्षण शास्त्र है। श्रीमती आर के शर्मा लिखते हैं कि शिक्षण शास्त्र उन तकनीकी और विधियों का विज्ञान है, यानी कि तकनीक और विधियों का ज्ञान प्राप्त करना है जो कि समावेशी छात्रों के लिए जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य दिए गए हैं उनका क्या है प्राप्त करने में प्रयोग होता है, या उनको प्राप्त कर सके वो। तो बातें जो दो या तीन निकल के आती हैं, एक तो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना, मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखना, नई तकनीकों का प्रयोग करना, नई विधियों का प्रयोग करना, जिससे कि सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों समान रूप से लाभान्वित हो सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ें हैं जो कि शिक्षण शास्त्र के रूप में आती हैं। तो उपरोक्त जो विवेचन है या दो परिभाषाएं हैं उनसे स्पष्ट क्या होता है कि समावेशी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत अक्षम, अपवंचित, शेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। इसमें विविध प्रकार की नई तकनीकों का प्रयोग करना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना शामिल होता है। तो ये तीन बातें हमने पहले भी बात कर ली कि मेन जो शिक्षण शास्त्र में बात आती है, नवीन विधियों का प्रयोग किया जाए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं एक शिक्षण, इसको मिलकर के शिक्षण शास्त्र बनता है। तो शिक्षण शास्त्र का मतलब ये शिक्षण शास्त्र में यही होता है कि क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन से उपकरण हमें प्रयोग करने हैं, कौन सी विधियाँ प्रयोग करनी है, कौन सी नई नई तकनीक आ रही है, तो कौन सा बालक किस हद तक उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, जब हमें मनोवैज्ञानिकता का ज्ञान होगा, बालक की जो IQ है, बुद्धि लब्धि, उसका ज्ञान हो जाएगा, उसकी योग्यता, शारीरिक योग्यता का ज्ञान हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि ये बालक इतना अच्छा, इतने यहाँ तक जा सकता है, इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपकरण उसको आवश्यक होंगे, जो भी विधियाँ आवश्यक होंगी, हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सारा शैक्षिक जो शिक्षण शास्त्र के अंदर आता है। अब कुछ चीज़ें हम शिक्षण शास्त्र की विशेषताओं के रूप में देखेंगे।
तो अपने करते हैं शिक्षण शास्त्र की विशेषताएं। शिक्षण शास्त्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यदि हम कहें कि नई विधियों का प्रयोग करना है, नई आवश्यकताओं का प्रयोग करना है और नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना है, मनोवैज्ञानिक उदाहरणों को समझना है, ये सारी ही इसकी विशेषताएं हो जाएगी। तो एक एक क्रमबद्ध रूप से अपने इसको देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं इसके अंदर आएंगी। तो लिखेंगे पहले अपने समावेशी शिक्षण शास्त्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो शिक्षण शास्त्र को एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि शिक्षण करवाना एक कला है। कोई तो उस कला में बहुत अधिक प्रांगत हो जाता है और कोई उसको प्रांगत नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता, जिससे कि वो अच्छी तरह से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। तो जितना परिपूर्ण होगा टीचर अध्यापक, उतना ही बालक से प्रभावित होते हैं, और जितना वो परिपूर्ण नहीं होगा उतना बालक से प्रभावित होते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाता, उस यानी कि उस बालक है जो उस अध्यापक से नहीं जुड़ पाते और गंभीरता से नहीं ले पाते। तो समावेशी शिक्षण शास्त्र कला को स्वीकार किया गया है, कला के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों का विकास होता है। अभिवृत्ति है, जो मूल्य है, विश्वास है, इसका विकास होता है कि जितनी अच्छी कला होगी उतना अधिक बालक का विकास, विश्वास उसमें बनेगा। समावेशी शिक्षण शास्त्र का दार्शनिक पक्ष उन सभी छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम वातावरण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सुनिश्चित करता है, जिसमें वे अधिगम करने अपनी शैक्षिक और अशैक्षिक सुविधाओं की या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो शॉर्ट में यदि अपने लिखना चाहे तो शिक्षण शास्त्र एक कला के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी जो विशेषता है, शिक्षण शास्त्र एक कला के रूप में, कला के रूप में है। कला के रूप में इसलिए है क्योंकि जो बालक जितना जो उतना ही अधिक प्रभावित होगा जितना वो क्या है टीचर उसके लिए परिपूर्ण रूप से शिक्षण कार्य करवा पाएगा, उसमें कलात्मक रूप से जो गुण होंगे उसके शिक्षण कार्य के वो करवा पाएंगे। तो कुछ गुण उसके अंदर होते हैं। मान टीचर है तो टीचर के अंदर अपने कहते हैं कि जित गुण जन्मजात गुण है या हमें तो पहले से ही शौक था टीचिंग करवाने का, तो ऐसा है तो वो क्या है कला के रूप में वो प्रांगत है। लेकिन जो प्रशिक्षण देना है वो एक ट्रेनिंग के पार्ट है कि हमें किस प्रकार से बालकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना है, किस प्रकार से हम अपने विषय के बारे में उद्देश्य का ज्ञान लेना है और उस बालकों को देना है। तो जो पहले का जो हमें ज्ञान है उसको हम प्रशिक्षण के द्वारा उसके अंदर अपने और अधिक उसका विकास करते हैं। तो कला के रूप में हम अपनी कला को परिपूर्ण की ओर लेके जाते हैं। तो एक कला है और एक कला के रूप में जो हमारी जो धीरे धीरे हम जब उस कला के अंदर प्रांगत हो जाते हैं तो हमारी जो अभिवृत्ति बढ़ जाती है, अभिवृत्ति बढ़ जाती है, हम उसके विकास में और प्रयास करते हैं, हमारा वो जीवन निर्वाह का जो बन जाता है कि उसके अंदर हम अपनी लगन से लग जाते हैं कि हमें शिक्षण कार्य करवाना है और बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो अभिवृत्ति के अंदर रुचि का जो अगला जो कॉन्सेप्ट है अभिवृत्ति के रूप में आ जाता है कि हमें उसके अंदर बहुत ही व्यवहारिकता का पक्ष के रूप में रुचि आ जाती है। मूल्यों के बारे में हमें विश्वास है कि जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, मूल्य के रूप में, विश्वास के रूप में बालकों का विश्वास हम पे बन जाता है, शिक्षक पे बन जाता है। तो इस प्रकार से एक कला के रूप में मूल्यों और विश्वासों का विकास होता है। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम वातावरण का श्रेष्ठ स्वरूप सुनिश्चित करता है और जिससे कि बालक की शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा है समावेशी शिक्षण शास्त्र का एक विज्ञान के रूप में, क्योंकि इसमें अक्षम अपवंचित छात्रों के संदर्भ में हो रहे अनुसंधानों के निष्कर्षों को वैज्ञानिक विधियों व तकनीकों के रूप में शिक्षण शास्त्र वातावरण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है।
तो यही बात है। देखो पहले कला के रूप में था कि कला में कला का क्या होता है, कला हर एक में अलग अलग कलाएं होती हैं, कला होती है, उस कला के रूप में कार्य करता है। तो शिक्षण शास्त्र भी एक कला है जिसको कि हम हर टीचर उसके अंदर पारंगत होने का प्रयास करता है। शिक्षण शास्त्र एक विज्ञान के रूप में कला के साथ साथ विज्ञान भी है, कला के साथ साथ विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि जो बालक एक टीचर है तो टीचर अपने हिसाब से उसमें कलात्मक रूप से कौशल के रूप में पारंगत हो सकता है, नहीं हो सकता, किस प्रकार से वो बच्चों को बढ़ा रहा है, वो तो कला है। कला प्रदर्शित करने का एक तरीका है जो शिक्षण शास्त्र के रूप में बच्चों को प्रभावी रूप से भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है। विज्ञान के रूप में अपने कह सकते हैं कि विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अक्षम बालकों पर जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, अनुसंधान हो रहे हैं, बार बार रिसर्च हो रहे हैं, उसके अंदर पाया जा रहा है कि इन बालकों को किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाया जाए, उसके निष्कर्ष देखे जाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है और बाद में फिर उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से जो कर्मठ रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उनके अध्ययन के बाद में कुछ जो उपकरण हैं या विधियां लागू की जाती हैं, तो एक व्यवस्थित रूप से क्या है बच्चों के विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। शिक्षण का शास्त्र को व्यवस्थित रूप से उसका विकास करने का प्रयास किया जाता है, तो जो एक वैज्ञानिक रूप भी इसके अंदर आ जाता है। तो यही लिखा है कि समावेशी शिक्षण शास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसमें अक्षम और अपवंचित छात्रों के संदर्भ में हो रहे अनुसंधानों के निष्कर्षों को मनोवैज्ञानिक विधियों व तकनीकों के रूप में शिक्षण अधिगम वातावरण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कि जो भी हमारे निष्कर्ष आए हैं, वैज्ञानिक विधियां आई हैं, उनका प्रयोग क्या है, एक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करने में, विद्यालय में एक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके, जिससे छात्रों को अधिक से अधिक सिखाया जा सके। आज हम वैज्ञानिक रूप से जो भी उपकरण आ रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है ना, आज मोबाइल का भी महत्व हो गया है। कई ऐसी एजुकेशन ऐप आ चुकी हैं जिससे कि हम और इसके अंदर बालकों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। और कोविड जो अपने कोरोना के कारण जो मोबाइल पर जो एजुकेशन का जो विस्तार हुआ है बहुत अधिक हुआ है। आज कई प्रकार की ऐसी एजुकेशन ऐप आ चुकी हैं जिसमें कि हम घर बैठे ही एक पूरा सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं, पूरा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरनेट है, इंटरनेट पे तो हम किसी भी विषय पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जो विधियां हैं, नई नई विधियों का उपयोग हो रहा है, तो ये सारे ज्ञान को हम बच्चों के अधिगम वातावरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक वैज्ञानिक विकास भी हो रहा है। विज्ञान के रूप में भी हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कर्मठ रूप से, उसका विकास कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम वैज्ञानिक विधियों के रूप में भी ले रहे हैं, तकनीकों के रूप में भी ले रहे हैं, जिससे कि एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके। तो नंबर 3 है कला के रूप में हो गया, विज्ञान के रूप में हो गया, और तीसरा है आधुनिक विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से एक ही कक्षा में उन सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जो कि प्राचीन समय में संभव नहीं थी। और आज अपवंचित अक्षम प्रतिभाशाली बालक एक ही कक्षा में बैठ करके विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। तो यही बात है आधुनिक विषय के रूप में शिक्षण शास्त्र आधुनिक विषय के रूप में। जैसा कि अब प्राचीन काल में जो परंपरा थी, शिक्षा की परंपरा थी, जिसके अंदर हम सभी बालक जैसे अलग अलग योग्यता रखने वाले बालकों को अलग अलग प्रकार के शिक्षण कार्य करवाया जाता था। जैसे कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, और पहले तो शिक्षा ब्राह्मण जगत के लिए सीमित थी, ब्राह्मण जो वर्ग है उसके लिए सीमित थी। धीरे धीरे क्षत्रिय है, क्षत्रिय के बाद में अब जब एक सामाजिकता के आधार पर सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हुई, फिर भी जो अक्षम बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनके लिए शिक्षा ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन जब
अब वर्तमान के अंदर जो आधुनिक रूप में जो विकास किया गया कि सभी बालकों को अपने समूह के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो बालक किस प्रकार की क्षमता रखता है, तो जहाँ संभव है उसको सामान्य बालकों के साथ में उसके जो आसपास का समूह है जिससे वो रोज़ खेलता है उनके साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे कि उसके अंदर हीन भावना न है, अलगाव की स्थिति न है। उनको जागरूक भी करना है, उनके गार्जियन को भी जागरूक करना है कि आपका बालक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसको अपने जो निकटतम जो विद्यालय है उसमें प्रवेश कराए, उसमें प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आधुनिक विषय के रूप में आई है। तो आधुनिक विषय के रूप में हम यही कहते हैं कि सभी बालकों की पूर्ति की जाती है और प्राचीन समय में जो संभव नहीं थी। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था कि जो गरीब था, मंदबुद्धि बालक था, अपवंचित बालक था, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। उसके लिए गुरुकुल के अंदर क्या प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको मंदबुद्धि कहकर भी निकाल दिया जाता था, या फिर वर्ग के आधार पर भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन आज अब किसी भी वर्ग का है, चाहे अपवंचित वर्ग है, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग है, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन उसको क्या है समग्र शिक्षा के रूप में एक सामान्य विद्यालय के अंदर जो उसके पास में जो सामान्य विद्यालय है उसके अंदर, उसी के अंदर क्या है कक्षा के अंदर सारी भौतिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवा करके बालक की व्यक्तिगत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसी कक्षा के अंदर उसकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि उसको अलग से विधि मेथड की ज़रूरत है तो अलग मेथड से पढ़ाया जाएगा। यदि उसके लिए कुछ इस प्रकार का फर्नीचर की सुविधा है तो उसको वहाँ पर ही उसी कक्षा में फर्नीचर की सुविधा करवाई जाएगी। यदि वो विकलांग है तो चल के नहीं आ सकता तो रैंप से आने की सुविधा करवाई जाएगी। तो इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उसी कक्षा के अंदर ही उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि उसको कम दिखाई देता है तो बड़े आकार की जो पुस्तक है, रोशनी युक्त जो वातावरण है, सभी जो आवश्यकताएं हैं वहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसको सुनता कम है तो उसके लिए वहाँ पर सुनने की मशीन उपलब्ध उसी कक्षा के अंदर उसको करवाई जाएगी ताकि उसी कक्षा में बैठ करके शिक्षण कार्य कर सके। तो ये सारी सुविधा जो व्यक्तिगत ध्यान में रख करके बालक के व्यक्तिगत को ध्यान में रख करके उसको उपलब्ध करवाई जाएंगी, ये सारी आधुनिकता के आधार पर है। ये पहले नहीं चलती थी या पहले नहीं था ऐसा, इसलिए इसको आधुनिक शिक्षण शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया कि ये जो समय शिक्षण शास्त्र है वो आधुनिक विषय है और इसके लिए सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आज हमने 3 शिक्षण शास्त्र के बिंदु किए हैं कि कला भी है, क्योंकि कला के रूप में बालकों में का विश्वास जीतना, छात्रों का विश्वास जीतना, उनके लिए प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ये सारी कला के रूप में आएगा। दूसरा विज्ञान के रूप में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, खोज हो रही है, जिस प्रकार से निष्कर्ष निकल रहा है उन निष्कर्षों का वैज्ञानिक रूप से क्या है बालक शिक्षण अधिगम वातावरण के विकास में काम किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक ज्ञान है विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। आधुनिक विषय में यही है कि ये विषय आधुनिक है, पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि सभी बालक मिलकर के एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आज हम सभी बालक एक साथ बैठ करके समूह में बैठ करके, चाहे कौन सी भी, चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित बालक है, चाहे वो कोई इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक अक्षमता रखते हैं, वो आधुनिक रूप से क्या है एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको एक आधुनिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आज हमने जो 3 विशेषताएं की हैं, उसके बाद जो आगे की जो विशेषताएं हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।